वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पार्ट 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये एक महान वैज्ञानिक थे, इनके बारे में इस लेसन में हम जानेंगे। आइए सीखें। इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे। वैज्ञानिक की खोजपूर्ण प्रवृत्ति से परिचय, मतलब इन्होंने क्या क्या खोज की थी। हर कार्य के करने की क्रमबद्धता और तर्क शक्ति का विकास। हम वाक्य की संरचना के बारे में समझना। प्रत्यय उपसर्ग में भेद। प्रत्यय उपसर्ग तो आप सभी जानते हैं क्या होता है ना। प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग जो शब्द से आगे जुड़ते हैं। लेसन। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के लिए भारत में कुछ अच्छे कॉलेज स्थापित किए थे। 19वीं सदी मतलब हमारा देश तो कब आज़ाद हुआ था, 1947 को, है ना। और इससे पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, है ना। तो अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के लिए भारत में भी कुछ अच्छे कॉलेज स्थापित किए थे। इन्हीं कॉलेजों में से एक था मद्रास का प्रेसिडेंसी कॉलेज। इस कॉलेज में आधुनिक विज्ञान की जानकारी पाकर हमारे देश में भी अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। मतलब हमारे देश में भी महाशिक्षा प्राप्त करके वैज्ञानिक बने हुए हैं, है ना। ऐसे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का, जिन्होंने विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा कर दिया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नामक में 7 नवंबर सन 1888 में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण आदमी थे। पहले वे तिरुचिरापल्ली में एक हाई स्कूल में अध्यापक थे। बाद में विशाखापट्टनम के एक कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक हो गए। रमन की माता का नाम श्रीमती पार्वती अमल था। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, मतलब बचपन से ही इनके गुण दिखने लग गए थे। उन्होंने 12 वर्ष की कम उम्र में ही वाल्टेयर से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। वाल्टेयर ने क्या होता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, मतलब हाई स्कूल यानी 10 क्लास इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी विशेष प्रतिभा के कारण सभी के स्नेह के पात्र ये बन गए थे। सन 1904 में उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1907 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण की थी। मतलब इन्होंने एमए भी कर लिया था। फाइनल के बाद जो रहता है वो क्या होता है, स्नातकोत्तर। उन्होंने विज्ञान विषय में प्रेम था, अतः उन्हें अपने प्रिय विषय भौतिक विज्ञान को चुना। रमन की असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर विद्यालय भेजने की स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे विदेश न जा सके। मतलब सरकार के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करके विद्यालय भेजने की भी स्वीकृति प्रदान हुई थी, पर उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो विदेश नहीं जा सके। उच्च शिक्षा समाप्त होने के उपरांत वे लेखा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। उनकी उच्च शिक्षा समाप्त हो गई, उसके बाद ये लेखा विभाग में कार्य करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा इन्होंने दी। परीक्षा में सफलता हेतु उन्होंने विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत आदि नए विषयों का अध्ययन किया और इस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब हम कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में अग्रणी थे, आगे थे। उनकी नियुक्ति भारत सरकार ने सहायक महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में हो गई। इसी समय उनका विवाह श्री कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोक सुंदरी के साथ हो गया। अर्थ विभाग में काम करते हुए भी रमन का ध्यान विज्ञान की ओर लगा रहता था। मतलब लेखापाल होने के बावजूद भी उनका ध्यान कहाँ रहता था, विज्ञान की ओर। विज्ञान में कुछ आविष्कार करना था उनको। एक दिन में ट्राम में बैठकर डलहौजी स्क्वायर से अपने घर सियालदह जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद।
वे झटपट ट्राम से उतर गए। अब ट्राम क्या होता है? ट्राम पहले तो कुछ साधन होते नहीं थे, है ना, तो क्या होता था, बग्गी जैसा एक साधन होता था जिसके माध्यम से मानव इधर उधर जाते थे। तो वो ट्राम में बैठकर गए थे, है ना, और परिषद भवन जाकर परिषद के सचिव से भेंट कर उनसे दूसरे दिन मिलने का समय तय किया। सचिव से भेंट कर उन्हें अपने प्रकाशित लेख दिखाया जिससे वे प्रभावित हुए। उन्होंने रमन को अनुसंधान कार्य के लिए समुचित सुविधा देने का आश्वासन दिया और उन्हें परिषद का सदस्य बना लिया। अनुसंधान यानी क्या होता है? खोज करना। इस प्रयोगशाला में रमन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए जिससे उनकी ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। रमन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को पाकर परिषद गौरव का अनुभव कर रहे थे। रमन भी बहुत खुश थे क्योंकि वो उनकी मन के अनुसार वो जो कुछ करना चाहते थे वो कर रहे थे विज्ञान से संबंधित, है ना। श्री रमन 3 वर्ष कलकत्ता में रह पाए थे कि उन्हें रंगून स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ पर भी वे अपनी वैज्ञानिक साधना से जुड़े रहे। मार्च 1910 में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इस कारण उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ले ली और मद्रास चले गए। वहाँ अपने घर पर ही प्रयोगशाला बनाकर वे कंपन और ध्वनि संचार के बारे में अनुसंधान करने लगे। मतलब कंपन कैसा होता है, ध्वनि कैसे होती है, उसके बारे में वो खोज करने लगे। सन 1911 में रमन को अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त करके पुनः कलकत्ता भेज दिया गया। अब वे परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए खोज कार्य में जुट गए। आपने वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि एवं संगीत की विशेष प्रकार से खोज की और इनके संबंध में कई उच्च कोटि की पुस्तकें भी लिखी। वाद्य यंत्रों की इस खोज ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। सन 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत साइंस कॉलेज खोला गया जिसमें भौतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी को रमन का ध्यान आया क्योंकि वह विज्ञान से संबंधित थे और भौतिक विज्ञान उनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए आशुतोष मुखर्जी को उनका ध्यान आ गया। लोगों को विश्वास नहीं था कि रमन उस पद को स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी पहले से ही नौकरी थी, क्योंकि वे सरकारी नौकरी में उच्च पद पर काफ़ी अच्छा वेतन पा रहे थे। वो ऐसा छोड़कर इधर क्यों आएंगे? लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन रमन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। 29 वर्ष की आयु में जुलाई 1917 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य करना शुरू किया। सन 1921 में रमन पहली बार विदेश गए। रमन पहली बार विदेश कब गए थे? 1921 में। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालय का सम्मेलन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ जिसमें रमन को अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। रमन के विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुनकर वहाँ उपस्थित विद्वान बहुत प्रभावित हुए। विद्वत्तापूर्ण यानी विद्वानों जैसे व्याख्यान, मतलब विद्वानों जैसे बोलना, ठीक है। उनकी बहुमूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें सन 1921 में ईसाई में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब उनकी जो बहुमूल्य सेवाएं थी और जो उपलब्धियां थी उनको देखते हुए सरकार ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो चुना। फेलो यानी सम्मानित सदस्य जो होते हैं ना, वो। इसी वर्ष प्रकाश संबंधित खोज के विषय में भाषण के लिए वे कर्नाटक भी गए। प्रकाश संबंधित मतलब प्रकाश में कौन कौन से रंग होते हैं, क्या होता है, ये सारा इसके लिए वो कहाँ गए थे? कर्नाटक भाषण देने के लिए गए थे। इस यात्रा के समय जब उनका जहाज भूमध्य सागर से गुजर रहा था तो सागर के नीले रंग को देखकर वह गहरे चिंतन में डूब गए। मतलब वो सोचने लगे कि आखिर पानी का तो कुछ रंग नहीं होता है, पर सागर का जो नीला रंग कैसे दिखता है, ये बात उनको सोचने को मजबूर कर रही थी। इस नीले रंग का क्या कारण है? उस समय तक उस प्रश्न का किसी के पास असंतोष उत्तर नहीं था। रमन इसी खोज में जुट गए। 7 साल तक कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इसका हल खोज निकाला। मतलब इसका हल खोज निकालने के लिए उनको 7 साल लगे और लगातार वो
इसमें कार्य करते रहे। उनकी ये खोज रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी जो ये खोज थी किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? रमन प्रभाव से। जिन्होंने उन्हें 1928 ईस्वी में प्रकाशित किया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 में हुई थी। इसलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? रमन प्रभाव की खोज हुई थी। सन 1929 में रमन को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें सन 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया और भौतिक विज्ञान पर उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया था? 1930 में। यद्यपि सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका था। मतलब हमारे भारत में 2 पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिल चुके थे। जैसे 13 में तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल गया था, उसके बाद 1930 में किसको मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिल गया था। फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर रमन ने ये पुरस्कार और पद स्टॉकहोम जाकर वहाँ के राजा के हाथों प्राप्त किया। इसके बाद देश तथा विदेश प्राय हर विख्यात विश्वविद्यालय इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से भी विभूषित किया गया था। सन 1930 के बाद उन्होंने खोज की कि आँख के पीछे के पर्दे पर दृश्य ठीक प्रकार कैसे अंकित होता है। मतलब अपने आँख के पीछे जो पर्दा होता है उसमें दृश्य जो रहता है वो किस प्रकार ठीक प्रकार से अंकित होता है। उन्होंने हीरो और गुलाब के फूलों पर भी नई और महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर रमन ने अब सरकार का आग्रह मानकर तत्कालीन विश्वविद्यालय से अवकाश ले लिया और सन 1933 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में अनुसंधान कार्य का संचालन शुरू कर दिया। सन 1943 में उन्होंने एक स्वतंत्र संस्था, मतलब वह संस्था किसी और की न होकर स्वतंत्र संस्था थी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित कर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य किया। इनकी प्रतिभा और खोजों के फलस्वरूप सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि प्रदान की। मतलब इनको भारत रत्न की भी उपाधि मिल गई थी। सोवियत रूस में सन 1957 में डॉक्टर रमन को लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को लेने के लिए वे अपनी पत्नी के साथ 3 माह की यूरोप यात्रा पे भी गए। पुरस्कार ग्रहण करते समय उन्होंने कहा था, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में है और इससे मानव जाति का कल्याण हो। मतलब उनका जो मानना था कि विज्ञान जो है, इसके जो आविष्कार हो रहे हैं, इनका ये उपयोग सैनिक कार्यों के लिए करना जरूरी नहीं है। इसका उपयोग क्या है? रचनात्मक यानी कुछ और भी बनाना और कुछ और भी आविष्कार करना ये होता है। मतलब इनका मानना था कि ये मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि सैनिक कार्यों के लिए, लड़ाई करने के लिए। 21 नवंबर 1970 को डॉक्टर रमन का पार्थिव यानी क्या होता है? मृत शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 19 नवंबर 1970 को। वे इस समय 42 वर्ष के थे। डॉक्टर रमन देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका विश्वास था कि इस देश में प्रतिभाओं की कमी ना आए। मतलब उनका मानना था कि ये देश जो हमेशा आगे बढ़ता रहे और महान वैज्ञानिक यहाँ पैदा होता रहे। वे चाहते थे कि हमारा देश वैज्ञानिक खोज के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो और हमें विदेशों का मुंह ना ताकना पड़े। देशवासियों का यह पुनीत कर्तव्य है कि सभी उनके इस विश्वास को कायम रखें, है ना। कि उनका मानना था कि वैज्ञानिक खोज में हम और नए आविष्कार करते रहे और हमारा जो देश हो किसी देश पर आश्रित ना हो। और ऐसा ही हो रहा है ना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आविष्कार हो रहे हैं जो अन्य देशों में नहीं हो पाए थे। रमन प्रभाव। अब हम जानेंगे रमन प्रभाव क्या होता है। रमन प्रभाव एक होता है जब एक रंगी यानी एक रंग का प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ से गुजरती है। पारदर्शक पदार्थ यानी आर पार जिसके हम देख सकते हैं, तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है।
इस फैले हुए प्रकाश की तरंग लंबाई प्रारंभिक प्रकाश की तरंग लंबाई से अधिक होती है। मतलब वो प्रकाश जब उसमें से गुजर कर जाता है तो उसकी लंबाई प्रारंभिक प्रकाश की लंबाई से क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण ये दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न हो जाता है। मतलब इस कारण क्या होता है, जो रंग उसमें से गुजरता है वो रंग दूसरा बन जाता है। ऐसा उस द्रव्य की आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है। ऐसा किस लिए होता है, द्रव्य की आंतरिक विशेषताओं के कारण। इस महत्वपूर्ण खोज को ही रमन प्रभाव या रमन चमत्कार कहा गया है। अब हम ये जानेंगे नोबेल पुरस्कार होता क्या है और किसने इसको लागू किया, चलाया है। अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक ने विस्फोटक द्रव्य डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो होता है वो सैनिक कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपना सारा धन एक संस्था के सुपुर्द कर इच्छा प्रकट की थी कि इस धन के ब्याज से हर वर्ष संसार के श्रेष्ठ वैज्ञानिक और साहित्यकार को पुरस्कार दिया जाए। तभी से हर वर्ष ये पुरस्कार रसायनज्ञ, भौतिकवेत्ता, जैव वैज्ञानिक और साहित्यकार को दिया जाता है। शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति को भी ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। पिछले 9 दशकों से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना सम्मान और गौरव की बात है ना। भारत के संबंध रखने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये सारे जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये हमारे भारत के हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है। नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिलता है, एक तो जो वैज्ञानिक रहते हैं, साहित्यकार होते हैं और जो शांति स्थापित करते हैं ना, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम जानेंगे किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फर्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सेकेंड, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, वर्ष 1930 में भौतिकी विज्ञान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। थर्ड, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, वर्ष 1968 जैव रसायन व अनुवांशिकी के लिए इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फोर्थ, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1943 भौतिक विज्ञान अंतरिक्ष के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 5, मदर टेरेसा, वर्ष 1996 में ये शांति पुरस्कार के लिए इनको ये दिया गया था। 6, प्रोफेसर अमृतरंजन सेन, वर्ष 1998 अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। श्री कैलाश सत्यार्थी 2014 को बाल संरक्षण के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। नोट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल्य के विदेशी नागरिक थे। मतलब ये भारत में इनका जन्म हुआ था पर ये विदेश में जाकर रहने लगे थे। और मदर टेरेसा विदेशी मूल्य की भारतीय नागरिक थी। मतलब ये विदेशी महिला होकर हमारे भारत में आकर भारतीय नागरिक बन गई थी। अभी जो हमने ये लेसन पढ़ा है या आप अपने घर पे भी पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। इसकी जो वर्कशीट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।